गायब करने वाली जादुई साड़ी। किसी गांव में अनन्या नाम की लड़की अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। अनन्या के पापा राजीव बहुत ही गुस्से वाला था और उसे किसी से ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं था। अनन्या अपने पापा से डर कर रहती थी, लेकिन अपनी मम्मी को बहुत प्यार करती थी। एक दिन अनन्या के मम्मी पापा की लड़ाई हो रही थी। तभी अचानक राजीव अनन्या की मम्मी को धक्का दे देता है और उसकी मम्मी का सिर दीवार पर बहुत जोर से टकरा जाता है, जिसके बाद उसकी मम्मी की वहीं मौत हो जाती है। राजीव आसपास के लोगों को बताता है कि उसकी बीवी सीढ़ियों से गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई, और दुखी होने का नाटक करने लगता है। अपनी माँ के जाने के बाद अनन्या सारा दिन रोती रहती थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी माँ के गए 1 महीने भी नहीं हुए थे और उसके पापा ने शालू नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली। राजीव शालू से कहता है, शालू, ये मेरी बेटी अनन्या है। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ और इसका ध्यान रखने के लिए ही मैंने तुमसे शादी की है। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, मैं अनन्या को बिल्कुल माँ जैसा प्यार दूंगी। हाँ, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इतना बोलकर राजीव वहाँ से चला जाता है। राजीव के जाने के बाद शालू अनन्या से बात करने की कोशिश करती है। कैसी हो अनन्या बेटा, मैं हूँ तुम्हारी नई माँ। नहीं, आप मेरी सौतेली माँ हो ना, और सौतेली माँ तो बहुत बुरी होती है। अच्छा जी, लेकिन ऐसा तुमसे किसने कहा? मेरी सहेली ने मुझसे कहा है कि सौतेली माँ बहुत बुरी होती है। मैं तुम्हारी सौतेली माँ नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारी माँ हूँ, इसलिए सौतेली माँ का रट लगाना बंद करो। तुम बहुत प्यारी हो और मुझे बहुत पसंद आई हो। मेरी तो किस्मत अच्छी थी, इसलिए मुझे तुम्हारी जैसी बेटी मिली। हाँ माँ, और मेरी भी बहुत अच्छी किस्मत है जो मेरी माँ के जाने के बाद मुझे दूसरी माँ भी इतनी अच्छी मिली। शालू और अनन्या बहुत जल्दी आपस में घुल मिल जाती है। शालू घर का सारा काम खत्म करके अनन्या के साथ खेलती थी और उससे बहुत सारी बातें करती थी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनन्या अपने अलमारी से अपने मन पसंदीदा ड्रेस ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसे उसके पहले वाली माँ की एक साड़ी मिल जाती है। अनन्या साड़ी लेकर शालू के पास जाती है और बोलती है, माँ, ये मेरी पहले वाली माँ की फेवरेट साड़ी थी। आप मुझे ये साड़ी पहनकर दिखाओ ना। मैं जानती हूँ ये साड़ी आप पर भी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ जरूर, मैं तुम्हें ये साड़ी पहनकर जरूर दिखाऊंगी। तुम यहीं रुको, मैं अभी साड़ी पहन कर आती हूँ। शालू अपने कमरे में जाती है और अनन्या की माँ की साड़ी पहनती है। साड़ी पहनती ही शालू गायब हो जाती है। तभी राजीव कमरे का दरवाजा खटखटाता है। अरे शालू, दरवाजा खोलो, मैं कितने देर से बाहर खड़ा हूँ। शालू दरवाजा खोल देती है, लेकिन वो राजीव को नजर नहीं आती है। राजीव इधर उधर देखने लगता है कि आखिर दरवाजा किसने खोला है। ये क्या, दरवाजा अपने आप कैसे खुल सकता है? और शालू कहीं नजर क्यों नहीं आ रही? शालू, कहाँ हो तुम? जी मैं यही हूँ, आपके सामने। अरे तुम्हारी आवाज तो सुनाई दे रही है, लेकिन तुम दिखाई नहीं दे रही हो। कहाँ हो? अरे यही तो हूँ, बिल्कुल आपके सामने खड़ी हूँ। अरे तुम मेरे से ये क्या मजाक कर रही हो? मुझे तो नहीं दिख रही हो तुम। तभी राजीव को दरवाजे के बाहर से आवाज आती है। दरवाजे पर राजीव के ऑफिस की एक औरत खड़ी थी, जिसका नाम महिमा था। महिमा की आवाज सुनकर राजीव तुरंत दरवाजे के पास जाता है। इधर शालू को समझ नहीं आ रहा था कि भला वो किसी को नजर क्यों नहीं आ रही है। शालू आईने के सामने जाती है और देखती है कि वो शीशे में दिखाई ही नहीं दे रही है। ये कैसे हो सकता है? मैं इनविजिबल कैसे हो गई हूँ? ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? शालू थोड़ी देर तक सोचती है, फिर उसे समझ में आ जाता है कि उसने जो साड़ी पहनी है वो मामूली साड़ी नहीं, बल्कि जादुई साड़ी है। शालू तुरंत साड़ी को उतार कर अलमारी के अंदर संभाल कर रख देती है। साड़ी उतारने के बाद शालू नजर आने लगती है। उसके बाद राजीव अंदर आता है और शालू से कहता है, शालू, कहाँ चली गई थी तुम? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रहा था। अरे कुछ नहीं, मैं बस बेड के नीचे सफाई कर रही थी, इसलिए आपको नजर नहीं आई। अच्छा ठीक है, वैसे मैं ये बताने आया था कि मैं बाहर जा रहा हूँ और मुझे आने में जरा देर हो जाएगी। इतना बोलकर राजीव बाहर आता है और महिमा के साथ घूमने चला जाता है।
उसके बाद शालू जादुई साड़ी के बारे में अनन्या को बताती है। सच में माँ, ये गायब होने वाली जादुई साड़ी है? हाँ अनन्या, वैसे ये तुम्हारे पापा को बताना ठीक होगा कि नहीं? नहीं माँ, आप उन्हें ये सब मत बताना। माँ की साड़ी जादुई कैसे बनी, इसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है। इस तरह दोनों राजीव को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। अगले दिन राजीव बहुत उदासी के साथ बैठा हुआ होता है। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। तुम जाकर मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। शालू दरवाजा खोलने जाती है। शालू देखती है कि राजीव की ऑफिस की दोस्त महिमा आई हुई है। महिमा को देखकर राजीव बोलता है, शालू, मुझे महिमा से एक बड़े बिजनेस डील के बारे में बात करनी है। मैं इसे अपने कमरे में लेकर जा रहा हूँ। इस बात का ध्यान रखना कि कोई हमें डिस्टर्ब ना करे। इतना बोलकर राजीव और महिमा राजीव के कमरे में चले जाते हैं। शालू अनन्या के कमरे में चली जाती है। शालू अनन्या को महिमा के बारे में बताती है और ये सब सुनकर अनन्या थोड़ी घबरा जाती है। माँ, ये औरत मुझे बिल्कुल सही नहीं लग रही है। मेरी पहले वाली माँ के मरने से थोड़े टाइम पहले भी ये घर आई थी और पापा ने बिल्कुल यही बोला था। अच्छा, फिर अब क्या करें? कैसे इन सब के बारे में पता लगाऊं? माँ, आप जादुई साड़ी पहनो जिससे आप किसी को नजर नहीं आओगी। उसके बाद आप पापा के कमरे में जाकर सब कुछ पता लगा लेना। शालू जादुई साड़ी पहनकर गायब हो जाती है और राजीव के कमरे में जाती है। शालू दोनों की बातें सुन रही होती है, जिसमें महिमा राजीव से कहती है, बेबी, तुम मेरे से कब शादी करोगे? डार्लिंग, मैं जल्द ही सब कुछ सही करके तुमसे शादी कर लूंगा। लेकिन कब राजीव? अब मैं तुम्हारे बगैर ज्यादा समय तक नहीं रह सकती हूँ। महिमा, मैं तुम्हारे लिए ही तो ये सब कुछ कर रहा हूँ। जब मेरी पहली बीवी ने तुम्हारी वजह से मेरे से लड़ाई की थी तो मैंने उसे सीढ़ियों से धक्का देकर उसकी जान ले ली। लेकिन फिर भी तुमने मेरे से शादी नहीं की, बल्कि शालू से दूसरी शादी कर ली। मैंने तुमसे दूसरी शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मेरी पहले वाली बीवी की सारी प्रॉपर्टी अनन्या के नाम थी। अब मैं जल्द ही अनन्या को भी मार डालूंगा। उसके बाद सबका शक उसकी सौतेली माँ शालू पर ही जाएगा। सबको पता है कि सौतेली माँ कैसी होती है, इसलिए मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाएगा। वाओ, इट इज अ फैंटास्टिक आइडिया। लेकिन हाँ, जो भी करना है जल्दी करो। शालू दोनों की बात सुनकर हैरान हो गई थी, लेकिन शालू चुपके से दोनों की बातों को रिकॉर्ड कर लेती है। उसके बाद शालू कमरे से बाहर आती है और जादुई साड़ी उतारकर अनन्या के पास जाती है। शालू अनन्या को राजीव और महिमा में हो रही बात बता देती है। अच्छा, मतलब इसी औरत की वजह से मेरे पापा ने मेरी माँ की जान ले ली। अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाऊंगी और वहाँ अपनी माँ की मर्डर की सारी रिपोर्ट लिखवाऊंगी। उसके बाद शालू और अनन्या पुलिस स्टेशन जाते हैं और शालू दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन में दिखाती है। ये सब देखकर पुलिस अनन्या के घर आती है और राजीव से कहती है, मिस्टर राजीव एंड मिस महिमा, बोथ आर यू अंडर अरेस्ट। लेकिन क्यों इंस्पेक्टर साहब? पहली पत्नी के मर्डर करने की वजह से आपको गिरफ्तार किया जाता है। मैंने आप दोनों की बातों की रिकॉर्डिंग सुनी है। उसके बाद पुलिस राजीव और महिमा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। उस दिन से अनन्या और शालू एक साथ हंसी खुशी रहने लगती है। अनाथ स्कूल स्टूडेंट और हिटलर टीचर। चंचल एक अनाथ लड़की थी। कुछ समय पहले चंचल के माता पिता उसको अकेला छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। बेचारे चंचल का इस दुनिया में कोई नहीं था। चंचल पढ़ना चाहती थी और पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, लेकिन उसके हालात ऐसे नहीं थे कि वो पढ़ सके। चंचल 2 समय का खाना खाने के लिए एक सब्जी वाले के साथ सब्जी बेचा करती थी। इसी काम को करके वो अपना पेट पालती थी। चंचल को स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में बहुत पसंद थे। अगर मैं अनाथ ना होती तो आज मैं भी इन बच्चों की तरह यूनिफॉर्म में स्कूल जा रही होती और पढ़ लिख रही होती। इस तरह से सब्जी नहीं बेचा करती और मेरे सारे सपने पूरे होते रहते। अरे भैया, आप ठीक से हिसाब क्यों नहीं लगा रही? मुझे मेरे पैसे वापस दे दो, आपके हिसाब में गलती है। आंटी जी, आपने 20 रुपए की गाजर ली और 25 रुपए के टमाटर। 20 + 25 = 45 और 10 रुपए की हरी मिर्च।
यानी कि 45 और 10 = 55। काका, आंटी के 55 रुपए हुए। आंटी को 100 रुपए में से 55 काट के उनके पैसे दे दो। अरे वाह भैया, आपकी बेटी तो बहुत ही ज्यादा होशियार है। फौरन सब्जी का हिसाब लगा दिया। आपको अपनी बेटी को इस तरह सब्जी की दुकान पर नहीं बैठाना चाहिए। अभी इसके स्कूल जाने की उम्र है। इसका एक स्कूल में एडमिशन करा दो। देखना, बड़े होकर ये आपका नाम रोशन करेगी। अरे बहन जी, ये मेरी बेटी नहीं है। ये तो बेचारी अनाथ है। इसके माता पिता नहीं है, इसलिए इसको अपने यहाँ पर काम पर रखा हुआ है मैंने। बेटी, तुम्हारी आप बीती सुनकर मेरी आंखें ही नम हो गई। अब तुम इस तरह से सब्जी नहीं बेचोगी। अब से तुम स्कूल जाओगी और पढ़ोगी लिखोगी। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है जो तुम्हारा सामना मुझसे हुआ, क्योंकि मैं स्कूल के प्रिंसिपल की वाइफ हूँ। अब तुम्हारा एडमिशन स्कूल में हो जाएगा और तुम मेरे ही घर में रहना। अब चलो मेरे साथ, तुम्हें सब्जी बेचने की कोई जरूरत नहीं है। उस औरत का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा एक स्कूल प्रिंसिपल की पत्नी थी। सुमित्रा की बात सुनकर चंचल तुरंत उसके साथ चल पड़ती है। चंचल बहुत खुश थी क्योंकि अब उसको सब्जी नहीं बेचनी पड़ेगी। अब वो भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाएगी और पढ़ेगी। सुमित्रा की अपनी भी एक बेटी थी जिसका नाम श्रेया था। जैसे ही श्रेया अपनी माँ के साथ चंचल को देखती है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है। माँ, आप ये किस भिखारन को अपने साथ ले आई? हमें नौकरानी की अभी जरूरत नहीं है। इसके कपड़े तो देखो कितने ज्यादा गंदे हैं। चलिए, अब जिस कूड़ेदान से आप इसको उठाकर लाई हैं, वापस वहीं फेंक कर आ जाइए। बेटी, ऐसे मत बोलो। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये अनाथ है और पढ़ना चाहती है। मैं तुम्हारे पापा से कहकर अपने स्कूल में एडमिशन करवा दूंगी। ये बहुत होशियार बच्ची है। हमारा इतना बड़ा घर है, हम इस अनाथ बच्चे को इस घर में रहने के लिए थोड़ी सी जगह तो दे ही सकते हैं। सुमित्रा अपनी बेटी को बहुत समझाती है, लेकिन वो सुमित्रा की एक नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। जब सुमित्रा का पति महेश घर आता है तो वो महेश को सारी बात बताती है। फिर महेश अपने स्कूल की एक टीचर से कहकर चंचल का टेस्ट दिलवाता है। चंचल टेस्ट में पास हो जाती है और उसका एडमिशन हो जाता है। आज चंचल का स्कूल में पहला दिन था। चंचल अपनी स्कूल यूनिफॉर्म को पहनकर बहुत खुश थी। चंचल खुशी खुशी स्कूल जाती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी जगह पर बैठने जाती है वैसे ही श्रेया अपनी टांग अड़ाकर चंचल को नीचे गिरा देती है और चंचल से कहती है देखो तो जरा, इसको चलना भी नहीं आता। दोस्तों, तुम्हें पता है ये गरीब अनाथ लड़की है। मेरी मम्मी पता नहीं कहाँ से इसको उठाकर ले आई, वरना तो ये कहीं सड़क किनारे पर सब्जी बेच रही थी। लेकिन तो ज्यादा दिन तक स्कूल में नहीं टिकने वाली, क्योंकि हमारे स्कूल की कोमल टीचर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। उनके सामने जाएगी तो तेरे पसीने छूट जाएंगे। इतने में ही वहाँ पर कोमल टीचर आ जाती है। क्लास में इतना शोर क्यों हो रहा है? ये क्लास है, कोई पार्क नहीं है। मेरे कान में दर्द हो गया। और चंचल, तुम जमीन पर क्यों लेटी हो? मैम, वो मेरा पैर स्लिप हो गया था और मैं गिर गई। वैसे तुम अनाथ बच्ची हो ना, जिसका अभी अभी एडमिशन हुआ है। वैसे तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मुझसे जबान चलाओगी, लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? तुम्हारे माँ बाप तो है नहीं जो तुम्हें तमीज सिखाएंगे। रुको, मैं तुम्हारी अभी क्लास लगाती हूँ। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है और क्लास से बाहर निकाल देती है जब तक उनका पीरियड चलता है। आज पहले दिन ही ये क्या हो गया? पहले तो आते के साथ ही गिर गई और दूसरी बार टीचर ने मार दिया और अब क्लास से बाहर निकाल दिया। श्रेया बिल्कुल ठीक कह रही थी, ये टीचर बहुत ही स्ट्रिक्ट है। इनके सामने थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा, वरना मेरा पढ़ने का सपना अधूरा रह जाएगा। मुझे बस पढ़ना है और किसी भी बात का बुरा नहीं मानना। ऐसा सोचकर चंचल अपने आंसू पोंछती है और अगले पीरियड में वापस क्लास में चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चंचल बहुत मन लगाकर पढ़ाई करती है। वो रात दिन पढ़ाई किया करती थी। जब भी क्लास में टेस्ट होता था तो वो पूरी क्लास में फर्स्ट आती थी। उसी क्लास में कोमल टीचर की भी बेटी पढ़ती थी। कोमल टीचर की बेटी चंचल की वजह से पीछे हो गई थी, जिस वजह से कोमल टीचर चंचल से और भी ज्यादा चिढ़ती थी।
कभी कभार कोमल टीचर चंचल को बिना बात के भी मारती थी। ऐसे ही एक दिन कोमल टीचर सभी बच्चों को कॉपी के ऊपर चार्ट पेपर चढ़ाने के लिए बोलती है। सभी बच्चे चार्ट पेपर चढ़ा लेते हैं, लेकिन श्रेया भूल जाती है। इसलिए कोमल टीचर श्रेया को चाटा मारती है और कहती है, श्रेया, माना कि तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, लेकिन ऐसा तो नहीं कि तुम अपना काम पूरा नहीं करोगी। तुम चार्ट पेपर क्यों नहीं चढ़ा कर लेकर आई? अब तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा के पास जाएगी। सॉरी मैम, आपके पास मेरी नोटबुक है। आपने इसकी नोटबुक पहले ही चेक कर दी। ये मेरी नोटबुक है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझसे झूठ बोलेगी, मुझसे होशियारी करेगी। तूने श्रेया को इसलिए आगे किया है ना क्योंकि वो प्रिंसिपल की बेटी है। रुक, तुझे मैं अभी सबक सिखाऊंगी। तू बहुत होशियार बनती है ना। इतना कहकर कोमल टीचर चंचल को बहुत मारती है। श्रेया को वो सब देखकर बहुत दुख हो रहा था। छुट्टी होने के बाद श्रेया चंचल के पास आती है। सॉरी चंचल यार, मैंने तुझे कितना गलत समझा था। मैंने तेरा बहुत मजाक भी उड़ाया, लेकिन तेरा दिल बहुत बड़ा है। तूने मेरी गलती अपने सर ले ली ताकि मुझे घर पर डांट ना पड़े। आज से हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। लेकिन तुम कोमल टीचर से बचकर रहना। वो तुमसे पर्सनली दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि तुम उनकी बेटी से सबसे ज्यादा नंबर लाती हो। वैसे चंचल, पेपर आने वाले हैं, तुम मेरी हेल्प करोगी ना? कोई बात नहीं श्रेया, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी। मेरी किस्मत इतनी अच्छी है, माँ भी मिल गई और एक बहन भी। चलो अब हम दोनों घर चलते हैं। चंचल और श्रेया दोनों घर जाती है। घर जाकर दोनों एक साथ पढ़ती है। वो सब देखकर सुमित्रा को बहुत ज्यादा खुशी होती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कोमल टीचर अलग ही खिचड़ी पका रही थी। जब ये अनाथ लड़की हमारे स्कूल में नहीं थी, तब हमेशा मेरी बेटी फर्स्ट आती थी। लेकिन जब से ये अनाथ आई है, तब से मेरी बेटी फर्स्ट नहीं आती। अगर इन पेपरों में मेरी बेटी पीछे रह गई तो मेरी नाक कट जाएगी। मैं अपनी बेटी को इस अनाथ से पीछे नहीं रहने दूंगी। ऐसा सोचकर कोमल टीचर एक प्लान बनाती है और जिस दिन पेपर हो रहे थे उस दिन कोमल टीचर चंचल के डेस्क के नीचे एक चीटिंग पेपर फेंक देती है। जब चेकिंग होती है तो चंचल के पास चीटिंग पेपर निकलता है। कोमल टीचर प्रिंसिपल को अपने पास बुलाती है और सारी बात बताती है। चंचल रोते हुए कहती है, पता नहीं सर, मेरे पास ये चीटिंग पेपर कहाँ से आया। आप मेरा विश्वास करो, मैं चीटिंग नहीं करती। आप चाहो तो मुझसे पेपर दोबारा करवा सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सर चंचल से दोबारा पेपर करवाते हैं। चंचल पेपर बहुत अच्छे से देती है और अच्छे नंबर ले लेती है। फिर सारे बच्चे कोमल टीचर के बारे में प्रिंसिपल को बताते हैं। प्रिंसिपल कोमल टीचर को स्कूल से निकाल देते हैं। कोमल टीचर को अपने किए की सजा मिल जाती है और फिर उस दिन के बाद से चंचल अच्छे से पढ़ती है और अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगती है।